हेलो एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी अखाड़ा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और रिजल्ट आपने देख लिया होगा। 293 सीट मिल रही है एनडीए को और 234 सीट है इंडिया अलायंस के पास। बीजेपी की सीट है टोटल 240 जो 272 के मार्क्स से बहुत पीछे हैं। पिछली बार बीजेपी के पास थी 303 सीटें। तो इस बार का रिजल्ट पिछली दो लोकसभा से कुछ अलग है। इस बार वोटर्स के दिमाग में क्या था, जनता क्या चाहती थी, वो हम रिजल्ट को देख के कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे आज कि क्या इंपॉर्टेंट तीन चार बातें वो समझ सकते हैं इस रिजल्ट से। सो इसमें पहली इंपॉर्टेंट बात है कि पीपल्स आर एट द सेंटर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये बात सिद्ध हो गई है कि प्रियम्बल के जो पहले तीन वर्ड हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द मास्टर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड द पॉलिटिशियन और द गवर्नमेंट इज सर्वेंट, एंड इफ द मास्टर इज नॉट सर्व्ड वेल दिस मास्टर विल पनिश। जैसा कि अभी बीजेपी के साथ हुआ जिसमें उनको 240 के पास रोक दिया और 272 का आंकड़ा भी पार नहीं करने दिया। डेमोक्रेसी इज लिटरली पीपल्स रूल। ये बात बिल्कुल सही है। इट डजेंट मैटर व्हाट अ गवर्नमेंट ऑफर्स। क्या इंपॉर्टेंट है, लोगों को क्या चाहिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार क्या दे रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग सरकार हो, आपके पास 303 सीटें क्यों ना हो, आप कितने भी एस्टेब्लिश क्यों ना हो, बट जो अल्टीमेट पार्लियामेंट की चाबी है वो किसके पास है? वो लोगों के पास है। वो आपको अनसीट कर सकते हैं, आपकी पावर को रिड्यूस कर सकते हैं। और जब भी उनको एंग्जाइटी होगी, एंग्जाइटी किस बात की? टोटल कंट्रोल की एंग्जाइटी, कि कोई सरकार चाहती है कि उसे 400 सीटें दे दो, अब की बार 400 पार। तो जैसे ही ये एंग्जाइटी आई वोटर में, तो वोटर ने रिवर्स गेयर डाल दिया। People smells the democratic erosion due to institutional manipulation and coercion by ruling party and respond likewise। आपने देखा होगा इन दिनों कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ में ऐसा हो रहा था कि वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ओपोजिशन ने भी, सोशल मीडिया ने भी, सबने मिलकर बताने की कोशिश की सिटीजन को, और लोगों ने कुछ ऐसा लगा उनको कि हाँ ऐसा हो रहा है कि इंस्टीट्यूट को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको मिसयूज़ करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे केस में रेस्पॉन्ड किया, और रेस्पॉन्ड ऐसा किया कि अभी कोलिजन सरकार बनेगी 10 साल के मोदी काल के बाद। Citizen of India since independence responded to a perceived threat to constitution and democracy, and it is evident from various elections। चाहे आप इंदिरा गांधी का इलेक्शन देखें 1977 के अंदर, देखें राजीव गांधी 1989 के अंदर, या यूपीए 2014 के अंदर, और अब देख लीजिए मोदी जी 2024। जब भी वोटर को, सिटीजन को लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, या डेमोक्रेसी थ्रेट में है, या इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसा जब भी लगता है तो वोटर्स रेस्पॉन्ड करते हैं। ये ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। और इसी कारण से लोगों ने एक लिमिटेड मैंडेट दिया है मोदी गवर्नमेंट को, और एक इंश्योर किया है स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन फॉर इंडिया। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात जानने की ये भी है कि नेहरू जी के बाद ये पहली बार हो रहा है। लोगों ने इतना भी ध्यान रखा है, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल साफ ही कर दिया। नेहरू जी के बाद 1962 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार तीसरी टर्म ले रही है, कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये जानने की है कि मोदी जी जब गुजरात के सीएम बने थे तब से लेकर अब तक 2024 तक, अब पहली बार ऐसा होगा कि वो किसी कोलिजन में काम करेंगे। उनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है कि कोलिजन में या टर्म्स पे काम कैसे किया जाता है। जो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू साहब की जो मांगे हैं उनको पूरा करके कैसे सरकार चलानी है, ये पहला एक्सपीरियंस होगा मोदी जी का। ये तो ही पहली बात कि पीपल आर द सेंटर। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है एग्जिट पोल के बारे में, जिसमें हम कह सकते हैं इट इज द टाइम टू एग्जिट द एग्जिट पोल। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज आप भी जानते हैं कि एग्जिट पोल ने क्या आंकड़ा दिया था और ग्राउंड रियलिटी जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या था। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, ऐसा बहुत बार गलतियां होती हैं एग्जिट पोल की वजह से, बट अब सीरियसली इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दे आर फार अवे फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। उन्होंने एस्टिमेट किया था 350 से 400 तक एनडीए जाएगी, और जो बीजेपी है वो तो अपना 370 का आंकड़ा पार कर लेगी, बिकॉज 370 का जो आर्टिकल था उसकी वजह से इन्होंने ऐसा बोला। बट फाइनली रिजल्ट वर टोटली डिफरेंट। ऐसा होता क्यों है? इनके जो एग्जिट पोल के जो तरीका है काम करने का वो किस तरह से होता है? देखिए, कुछ थ्योरी चल रही है ऐसा कि 2024 का जो एग्जिट पोल है उसको करवाने के लिए इन्होंने एक बहुत ही छोटा सैंपल साइज लिया। मतलब इनका जो सैंपल साइज था वो सेम वही है जो 2014 में, 2019 में था। उन्हीं लोगों से पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी बनेगी, आपने किसको वोट दिया, और ऐसा करके ही सारे न्यूज़ चैनल्स ने, सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपना एग्जिट पोल दे दिया। अब प्रॉब्लम ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने का ये है, हु होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिसलीडिंग एग्जिट पोल डेटा?
कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा जो एग्जिट पोल की वजह से जो गलत डेटा जो मार्केट में गया है, जो सिटीजन को पहुंचा है। दूसरा सवाल ये कि जो पहला सवाल है इंपॉर्टेंट क्यों है, कि क्या फर्क पड़ता है एग्जिट पोल का डेटा गलत भी हो गया तो। इससे फर्क पड़ता है, पहला फर्क मैं बताता हूँ आपको, मॉनेटरी लॉस। बिकॉज दिस एग्जिट पोल रिजल्ट्स इनटू ह्यूज लॉस टू द पीपल। आपने न्यूज में देखा होगा कि जो बेंचमार्क बीएससी सेंसेक्स है और जो निफ्टी 50 इंडाइसिस है, हिट इंट्राडे रिकॉर्ड हाई, बट रिजल्ट वाले दिन ये पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। इट वॉज द बिगेस्ट क्रैश इन लास्ट 4 years। पीपल ऑफ इंडिया लॉस्ट 30 लाख करोड़ इन ए डे। अब इसका जिम्मेदार कौन है, कि आपने बोला कि एग्जिट पोल में 400 पार होने वाले हैं या 370 तो बीजेपी रखेगी, तो लोगों ने मान लो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और जो रिजल्ट आए एक ही दिन में इतना लाखों करोड़ों रुपए खत्म हो गए, उसका जिम्मेदार कौन है। पहला पॉइंट तो मॉनेटरी लॉस है। दूसरा, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड मिसट्रस्ट अमंग द इलेक्टोरेट्स। तीसरा, इट अंडरमाइंस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो इसलिए जरूरी है कि कोई लीगल मेजर लाया जाए टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फॉल्स प्रिडिक्शन। इसके लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले ये हो सकता है कि कोई पार्लियामेंट्री लॉ लाए जिससे इसे ऑल टुगेदर डिस्कार्ड कर दे, या जो भी एग्जिट पोल रिलीज कर रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर किया जाए। ये हुई दूसरी बात। तीसरी ऑब्जर्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रोल ऑफ रीजनल पार्टी एंड कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोलिजन होना कोई नई बात नहीं है, हमारे कंट्री में बहुत बार हुई। बट अभी जो पिछले 10 साल से चल रहा था, वहाँ रीजनल पार्टी और जो ओपोजिशन पार्टी उनका रोल बहुत ही कम देखने को मिला। कोलिजन गवर्नमेंट तो खैर थी नहीं। रीजनल पार्टी का रोल क्या है। रीजनल पार्टीज आर मेड नोटेबल गेन्स इन स्टेट्स लाइक बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश का तो केस आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में तो खेला हो गया पूरा, जिसके अंदर 37 कुछ सीट मिली है समाजवादी पार्टी को, जो पिछली बार केवल 5 सीट थी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। टीएमसी हैज वॉन 29 सीट, 7 मोर देन लास्ट इलेक्शन। पिछली बार से 7 ज्यादा सीटें जीती हैं ममता दीदी ने। और अखिलेश यादव के साहब के पास है 37 सीट, विच इज 5 इन 2019, 5 से 37। तो रीजनल पार्टी का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कोलिजन गवर्नमेंट की बात करें तो वी आर बैक आफ्टर 10 years। We may see some musical chair game of power in the 18th Lok Sabha, which was not there in 16th and 17th Lok Sabha। रीजनल पार्टी और डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन हम समझते हैं कि पावर एक जगह सेंट्रलाइज ना हो, जो कि अभी तक देखने को मिल रहा था। रीजनल पार्टीज एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर आर एसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म का मतलब यही है कि एक जो सेंटर के अलावा जो प्रोविंस है या स्टेट यूनिट है, उसकी अथॉरिटी और उसकी पावर को भी इंश्योर करके रखा जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, उसको इंश्योर किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कैप्चर ना कर ले। एन इंपॉर्टेंट शिफ्ट दैट इज लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम दिस इलेक्शन इज रिवाइवल ऑफ जेन्युइन फेडरलिज्म अवे फ्रॉम द अनडेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन एविडेंट ओवर द पास्ट डिकेड। 2014 से लेकर जब मोदी जी आए थे 2024 तक, स्टेट्स की ये चिंता थी कि बायस्ड रोल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कर रही है, कुछ बीजेपी स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा फंड्स दिए जा रहे हैं, ग्रांट्स दिए जा रहे हैं, और जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं उनको ध्यान में बिना रखे ही नेशनल पॉलिसीज बन रही है। और इसमें हम ये कह सकते हैं, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल पब्लिक सर्विस डिलीवरी दैट इफेक्ट द ऑर्डिनरी पीपल। आपको ध्यान है जो स्टेट लिस्ट है 7th शेड्यूल की, उसके अंदर सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल से रिलेटेड है। चाहे आप एजुकेशन ले लीजिए, एजुकेशन तो खैर उसमें अब उसमें आ गया है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। पब्लिक ऑर्डर हुआ, पुलिस हुआ, आपका एनिमल हस्बेंड्री हुआ, जो बेसिक इश्यूज हैं वो सारे किसके पास हैं, स्टेट के पास है। तो अब इनको ये काम करने के लिए पैसा भी चाहिए। देयरफॉर इट इज क्रिटिकल फॉर देम टू बी एबल टू प्रोवाइड दीज विदाउट इंटरफेरेंस, कंट्रोल एंड पार्टीशन फ्रॉम द सेंटर। सो अभी के रिजल्ट्स ने क्या बताया। रिजल्ट शोज पार्टी एट द सेंटर कैन नॉट इग्नोर रीजनल एस्पिरेशंस। आप चाहे टीडीपी को देख लें, चंद्रबाबू नायडू साहब, या आप जेडीयू देख लें, नीतीश कुमार, एसपी देख लें, सपा, अखिलेश यादव, टीएमसी देख लें, ममता दीदी, इन सब की टैलीज जो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या बता रहे हैं, इनका ये बता रहे हैं कि पीपल की जो लोग हैं उनकी कुछ रीजनल एस्पिरेशंस हैं और वो चाहते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट उनकी बात माने, नहीं तो वो रीजनल पार्टी को वोट दे देंगे। रीजनल पार्टी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन रिप्रेजेंटिंग द यूनिक कल्चर एंड द सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक स्टेट और रीजन विद इन इंडिया।
ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारा एक डाइवर्स कंट्री है और हमारी कंट्री के अंदर रीजनल एस्पिरेशंस हैं, जिसकी वजह से आप आज़ादी के बाद से अभी तक देखेंगे तो लोग अपने इलाके की ज़रूरतों की मांग के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इसका एग्जांपल आप देखें तो टीडीपी जो है, ये इट हैज़ प्लेज एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन एडवोकेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। और इसके लिए आपने कई बार सुना होगा कि टीडीपी ने डिमांड की है आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने की। इसी तरह अगर डीएमके की बात करें और आप टीएमसी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की, दे आर instrumental in ensuring that the specific need and aspiration of their region are addressed in national political discourse. So given the diversity and size of India, coalition government have become common at the national level. कब से आप देखेंगे 1989 जब राजीव गांधी जी की सरकार गई, उसके बाद से 2014 जब मोदी जी आए तब तक इंडिया में लगातार कोलिजन पार्टी थी, कोलिजन गवर्नमेंट थी, और फिर से अब कोलिजन आ गई। रीजनल पार्टी से क्या होता है? रीजनल पार्टी ऑफन बैलेंस ऑफ पावर एंड समटाइम दे बिकम किंग मेकर्स इन फॉर्मिंग कोलिजन गवर्नमेंट। अब आप सुन रहे होंगे अभी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या है, किंग मेकर हो गए। देयर सपोर्ट इज क्रूशियल फॉर स्टेबिलिटी एंड फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि आपने यूपीए के अंदर देखा 2004 से 2014 तक, और एनडीए के अंदर आपने कब देखा ये, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम। ये हुई हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। फोर्थ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज अबाउट अप्रेजल टू इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग सच ए मेमथ इलेक्शन। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन के जस्ट बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ा इलेक्शन था और इसे कराने के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ इलेक्शन कमीशन को। और एक सेइंग है कि व्हेन इंडिया वोट्स द वर्ल्ड वोट्स, 119 करोड़ वोटर, बहुत बड़ा अमाउंट है, बिगेस्ट एक्सरसाइज ऑफ फ्रेंचाइजी। पूरी दुनिया देखती है कि इतना बड़ा देश एक साथ वोट करने जा रहा है। 7 फेजेस में हमारे इलेक्शन होते हैं, 97 करोड़ एलिजिबल वोटर हैं। आपको ध्यान हो, थर्ड मोस्ट पॉपुलेशन इस दुनिया में यूएसए की है, और यूएसए की जो टोटल पॉपुलेशन है वो करीब 34 करोड़ है, 34 करोड़, और हमारे टोटल वोटर हैं 97 करोड़। इट मीन्स चाइना के बाद कोई ऐसी कंट्री नहीं है दुनिया में जो हमारे वोटर लिस्ट है उसमें जो लोग हैं उससे ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन हो। 11 लाख पोलिंग बूथ, 1.5 लाख इलेक्शन ऑफिशियल्स एक साथ काम कर रहे हैं, 55 लाख वोटिंग मशीन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब काम कब हुआ? जब देश के अंदर नॉर्थ इंडिया में तो स्पेशली हीट वेव चल रही है। और किसी जगह मैंने पढ़ा भी था एक न्यूज़ के अंदर कि करीब 30 ऑफिशियल्स लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग दिस इलेक्शन प्रोसेस। अभी जो इलेक्शन प्रोसेस है, आप 1952 से लेकर अभी तक का देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी इंटरनेशनल इमेज इस बारे में तो डेमोक्रेटिक है कि हमारे इलेक्शन पीसफुली होते हैं। इतना बड़ा मेहमत इलेक्शन करवाना बहुत आसान नहीं है, लॉजिस्टिक का इशू है, रीजनल डिस्पैरिटी है, कितनी डाइवर्सिटी है देश के अंदर, आप ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी देखें तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इलेक्शन कमीशन को भी इसका थोड़ा सा क्रेडिट दे। थोड़ा सा तो क्या, बहुत ज़्यादा क्रेडिट इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए। अब वो फेयर है, बायस्ड है, वो अलग बात है, बट ये जो पूरा कंडक्ट है, दुनिया तो यही देखती है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि कोई पार्टी जो इनकम्बेंट पार्टी वो हारने के बाद स्वीकार कर लेती है क्या, और ऐसा हमारी कंट्री में देखने को मिला है, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। तो इस वजह से हमारी इंटरनेशनल इमेज as far as the conduct of election is concerned is very good throughout the world. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि एक नेगेटिव बात है वो है लेस वोटर टर्नआउट। देखिए, हमारा जो सिस्टम है इलेक्शन का वो फॉलो करता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। आप समझ सकते होंगे इसके अंदर क्या होता है कि एक सीट के ऊपर कितने भी लोग खड़े हो सकते हैं, जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा। ये 50% मार्क वाला कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है। इसकी वजह से आप देखेंगे 66% लोगों ने वोट किया है और हमारी सरकार बन गई है, 543 एमपी सेलेक्ट हो गए, इलेक्ट हो गए। 66% मतलब अगर आप देखें कि 100 करोड़ हमारे वोटर हैं, वैसे तो 97 है, बट अप्रोक्स अगर 100 करोड़ माने तो उसमें 66 करोड़ लोगों ने केवल वोट किया है। तो 66 करोड़ लोगों का डिसीजन है ये। तो ऐसा मत मानिए कि पूरी पॉपुलेशन इसके अंदर आके वोट कर रही है या जितने भी एलिजिबल वोटर हैं सब ने वोट किया उसके बाद ही सरकार बनती है। तो ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है। दिस इज समथिंग डिस्टर्बिंग एज डू नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू रिप्रेजेंटेशन। लो वोटर टर्नआउट कैन अंडरमाइन द परसीव्ड लेजिटिमेसी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द गवर्नमेंट एज अ होल। जब बहुत कम लोग वोट करेंगे तो ऑब्वियसली
is election result may not accurately reflect the will of the people. Low voter turnout can signal a weakened social contract. Social contract का आप समझ सकते हैं मतलब क्या है, एक सरकार और जो जनता है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि हम आपको अपनी पावर दे रहे हैं, आप हमारे लिए काम करें। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को भी ऑब्वियसली वीकन कर रहा है कि सब लोग जो वोट ही नहीं कर रहे हैं, वो चॉइस अपनी अपनी विल को शो ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा कि उन्होंने सरकार चुनी है और सरकार उनके लिए कुछ करे। इससे क्या होता है, सिटीजन डिसएंगेज फ्रॉम द सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस disengagement can lead to two things. First is decline in overall health of democratic system and its ability to address public needs. ये हुई हमारी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है रोल ऑफ ओपोजिशन इन पार्लियामेंट, जो कि 10 साल में आपको देखने को नहीं मिला था। आपने देखा होगा कि हमारे लीडर ऑफ ओपोजिशन भी नहीं थे पार्लियामेंट के अंदर, और ऐसी स्थिति में एक डेमोक्रेसी में तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ओपोजिशन का होना, ओपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट की एफिशिएंसी होती है उस वजह से। अगर गवर्नमेंट ही पार्लियामेंट हो जाए तो पार्लियामेंट का क्या मतलब, पब्लिक डिस्कोर्स कैसे हो पाएगी। दिस रिजल्ट ऑफर्ड द नेशन ए स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन। ये स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन क्यों जरूरी है, टू मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड कीप द गवर्नमेंट ऑन ए टोज, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फंक्शन पार्लियामेंट एज ए ट्रू फोरम फॉर रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंसेस ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन। जो इतनी सारे लोग हैं, अगर वो सरकार के किसी कदम पे, सरकार के किसी लॉ पे कुछ कह ही नहीं पाएंगे, और सरकार इतनी स्ट्रांग हो जाए कि कुछ कहने भी लगे कोई, तो उनको एक्सपेल कर दें, सस्पेंड कर दें। आपने सुना होगा पार्लियामेंट में से कितने लोगों को सस्पेंड करके ये जो क्रिमिनल लॉज हैं इनको पास कर दिया गया। तो अब ऐसा नहीं होने वाला। ओपोजिशन के पास, अगर आप इंडिया अलायंस को देखें तो 234 सीट उनके पास है, तो 234 सीट काफ़ी हैं। और इवन कांग्रेस को भी देखें जो मेन ओपोजिशन पार्टी है, तो कांग्रेस के पास 99 सीट है, जो कि पहले बहुत कम थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया है। तो कांग्रेस के पास इतनी सीटें, तो पार्लियामेंट में आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा इस बार। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक पार्लियामेंट एन इफेक्टिव टूल फॉर डिस्कसिंग वेरियस इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये हो हमारा नेक्स्ट मैसेज। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात समझ में आती है इस इलेक्शन रिजल्ट से, वो है मैसेज फॉर कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। सिटीजन आर अवेयर ऑफ द नीड्स। लोगों को पता है, इतने समझदार हो गए हैं, 18 साल से ऊपर का मतलब ही है कि वो जानते हैं कि उनको क्या चाहिए। They want the government to work on their basic concern about employment, inflation, health, education, और वो इस बात से बहुत चिंतित हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, वेजेस बहुत कम है, और जितनी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो दे आर इनएडिक्वेट फॉर लाइवलीहुड, और प्राइसेस जो असेंशियल गुड्स हैं उनकी प्राइस बहुत बढ़ रही है। तो लोगों का मानना ऐसा है, रिजल्ट से हम ऐसा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने सबको इग्नोर किया। दिस रिजल्ट हाईलाइट दैट व्हाइल फ्रीबी कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्शन, दे आर नॉट ऑलवेज सफिशिएंट। केवल फ्रीबी से काम नहीं चलने वाला, ये सफिशिएंट नहीं है। लोगों को जो चाहिए, सबसे बड़ा इशू क्या है, इन्फ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का, जो अग्निवीर योजना है उसका देख लें आप, एमएसपी का जो फार्मर पर प्रोटेस्ट था, तो इन सब चीज़ों का भी असर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। ठीक है, और जो हम बात कर रहे हैं कि नेशनलिज्म और हिंदुत्व पॉलिटिक्स, रिलीजियस इशूज है सब सैचुरेशन पॉइंट, इसका एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, और वो मेरे हिसाब से बीजेपी का आ गया था। और इसकी वजह से लोग, जैसे आप इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अगर देखें तो जो अयोध्या सीट है, फैजाबाद और ये सब, इसमें बीजेपी हार गई। इसमें बीजेपी का हारने का क्या मतलब है, कुछ समझ इसमें आता नहीं है कि बीजेपी ने ये देखा कि भाई अगर राम मंदिर हमने बनवा दिया तो अब इस सीट से तो इम्पॉसिबल है हारना, यहाँ से तो जीत ही गए। और लल्लू सिंह वहाँ खड़े हुए बीजेपी से, जो लल्लू सिंह के उम्मीदवार थे। अब ऐसा सुना है मैंने कि लल्लू सिंह वो पहले इंसान है जिन्होंने फर्स्ट टाइम बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए हमारे को 400 पार चाहिए, 400 सीट इसलिए चाहिए कि हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और स्पेशल मेजोरिटी से हम किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। और ये फिर जंगल फायर की तरह ये बात पूरी फैल गई कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा रहा है, रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ रिलीजियस जो जो मुद्दे हैं उनको अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे आप लेके जाओगे तो बैकफायर करते हैं। ये हमें रिजल्ट से समझ आता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात है इवॉल्विंग इलेक्शन स्लोगन्स एंड इम्प्लीकेशंस। आपने सुना होगा 2019 में आएगा तो मोदी ही, 2024 के अंदर 400 पार, अब की बार 400 पार। अभी क्या होता है, दिस इंडिकेट द व्यूज ऑफ द इलेक्शन एज एन ointment rather than contest. This shift in rhetoric reflected the party's confidence in dominating the election. बट इससे क्या होता है, वोटर्स की एंग्जाइटी बढ़ती है, और इस तरह का जब एंग्जाइटी का कोई इशू होता है या उनको लगता है कि टोटल कंट्रोल हो रहा है डेमोक्रेसी के पर, तो ऐसे समय में वोटर चाहता है कि हम ऐसे लोगों को वोट करेंगे जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करे,
केवल हमारे मुद्दों की बात करें, आप देखेंगे कांग्रेस को, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुत बेसिक जो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस है उसकी बात की गई। वो करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, बट इससे यही समझ में आता है रिजल्ट में कि लोगों को क्या चाहिए। लोग, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात कर लो, नेशनलिज्म की बात कर लो, बहुत हो गई। अपने अपने धर्म की बात की, सब चीज़ें हो गई। आपने एक राइट विंग हिंदू पार्टी की तरह एक अपनी इमेज बना ली है। बट लोगों को इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, रोटी कपड़ा मकान, उसकी ज़रूरत है। जनता जनार्दन है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसको नहीं मिलेगा ये सब, तो वो आपको रिप्लेस कर देगी। तो ये सब चीज़ें हम इन्फर कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मीडिया का क्या इसके अंदर रोल रहा। मीडिया, आप देखो अपोजिशन को कैसे इज्जत देने लग गई है शुरुआत से। सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सोशल मीडिया ने बिल्कुल, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी बातें सामने ला के रख दी लोगों के, कि भाई मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंस्टीट्यूशन का मिसयूज़ हो रहा है। देखिए, हर सरकार के अंदर कुछ अच्छा होता है, कुछ गलत होता है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी की हैं मोदी जी ने, और कुछ कुछ गलतियां भी हुई हैं। उन गलतियों की वजह से ये नुकसान झेलने को मिला है। सब कुछ ही गलत होता तो बिल्कुल साफ ही हो जाती इंदिरा गांधी की तरह। बट ये इंडिकेशन है लोगों की तरफ से कि भाई आप एक लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। हमारे यहाँ लिमिटेड गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जरूरी है। 400 पार आने के बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे तो ऐसा लोगों को नहीं पचता है, वो आपको ही बदल देंगे, और ऐसा देखने को मिला। और इस रिजल्ट्स के बाद अब क्या काम होने वाला है उसके ऊपर तो देखते हैं क्या होता है। बट ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं कि अब पार्लियामेंट के अंदर तो खूब धूमधाम आपको देखने को मिलेगी। म्यूजिकल चेयर गेम भी हो सकता है। नीतीश कुमार का भी कुछ पता नहीं कि किस तरह से वो रेस्पॉन्ड करेंगे फ्यूचर में। अभी तो लग रहा है कि स्टेबल गवर्नमेंट बन सकती है, और बनी भी है। यूपीए देख लीजिए आप, 2004 से 2014 तक। सो दीज वर सम ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम इलेक्शन रिजल्ट्स। और इसे आप, इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, आपकी भी कुछ ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं। और जब भी मेंस का कुछ लिखना आता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड, रीजनल पार्टी के रोल से रिलेटेड, डेमोक्रेसी से रिलेटेड, तो आप इन चीज़ों को कोट करें और लिखें। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।